दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके काम आएंगे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और जो भी हमारे होते हैं टेट एग्ज़ाम, और जिनमें भी आता है बाल विकास यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। जी हाँ, गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 8 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरो अवस्था यानी कि इसको बोलते हैं गैंग एज। कौन सी एज? गैंग एज। तो गैंग एज पहले तो होती है, किस में होती है? बाल्यावस्था में। वह भी कौन सी? बाल्यावस्था में होती है। तो कौन सी बाल्यावस्था में होती है? उत्तर बाल्यावस्था में होती है, जिसका टाइम होता है 7 से 11 वर्ष। कितना होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। तो यहाँ पर केवल एक ही टाइम दिखाई दे रहा है, 7 से 11 वर्ष वाला। कौन सा ऑप्शन है? ये 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकता। और सामाजिकता मतलब गिरोह की आयु किस में रहेगा? समूह में रहेगा। किस में रहेगा? समूह में रहेगा। तो एक बच्चा है, वह समूह के दूसरे बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखेगा, तो उसका क्या होगा? सामाजिक विकास भी होगा। और 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चा किस में रहता है? गिरोह की अवस्था में रहता है, गैंग में रहता है। किस में रहता है? गैंग में रहता है। किस में रहता है बच्चा? गैंग में रहता है। इसके बाद हमारा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर स यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? पहली थी संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था का टाइम कितना होता था? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती थी, उसका टाइम कितना होता था? 7 से 11 वर्ष। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती थी, इसका टाइम होता था 2 से 7 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती थी, इसका टाइम होता था 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी आयु कितनी है? 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? जी हाँ, किसमें? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले, जो अधिगम में क्या देते हैं? योगदान देते हैं, उन मनोवैज्ञानिक कारकों में क्या शामिल नहीं है? तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु। तो अधिगम में जो योगदान देते हैं, उसमें अगर अधिगम की इच्छा, अगर आप बालक को सीखने की इच्छा नहीं होगी तो वह कैसे सीखेगा? तो ये कारक तो क्या योगदान देता है? प्रेरणा। अब बालक की अगर सीखने के लिए अगर बालक प्रेरित नहीं होगा तो भी कैसे सीखेगा? तो ये अधिगम के लिए ये भी आवश्यक है। अगर बच्चे की सीखने में रुचि होगी तभी तो वह सीखेगा। तो रुचि भी क्या है? अधिगम में योगदान देती है। प्रेरणा भी अधिगम में योगदान देती है। और अधिगम की इच्छा होगी तभी तो बच्चा सीखेगा। तो अधिगम की इच्छा भी योगदान देती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह विषय वस्तु होगी। विषय वस्तु अधिगम में
योगदान देती है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, पश्च प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य होता है सहायतापरक व्यवहार। क्या होता है? सहायतापरक व्यवहार। जब आप किसी की सहायता करते हो तो ये आपका कौन सा मूल्य होगा? ये आपका सामाजिक मूल्य होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति और प्रकार्यता स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज, या इसको हम बोल सकते हैं शोध भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है स्वतः शोध के। किसके उदाहरण है? खुद खोजेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तो सीखने के वक्र। जी हाँ, किसके वक्र? सीखने के वक्र, यानी कि अधिगम के वक्र। किसके वक्र? अधिगम के वक्र। अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, इसको हम बोल सकते हैं अधिगम की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने बोला था, रोस ने बोला था, एबिंगहॉस ने बोला था, एम एल बिग्गी ने बोला था। तो ये बोला था एबिंगहॉस ने। जी हाँ, किसने बोला था? एबिंगहॉस ने। तो अधिगम वक्र के जो जनक माने जाते हैं, किसके? अधिगम वक्र के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? हमारे एबिंगहॉस होते। कौन है? एबिंगहॉस है। इसके बाद थोड़ी सी इनके अधिगम वक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अधिगम वक्र क्या है, ये किसने दिए थे। तो जैसा कि अभी बताया था कि अधिगम वक्र के जनक कौन है? एबिंगहॉस है। कौन है? एबिंगहॉस है। लेकिन जो उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित वक्र, इसके बारे में किन्होंने बताया था? ये आर्थर बिल ने बताया था। किसने बताया था? आर्थर बिल ने बताया था। और अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। अब अधिगम का पठार क्या होता है? जब हम क्या करते थे? पढ़ते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी अधिगम की गति बढ़ती है ना कम होती है, केवल ये ऐसे चलती रहती है जैसे फुल स्टॉप। केवल ऐसे ये टाइम बढ़ता रहता है और ये चलती रहती है। तो ये क्या हो गया? तो या इस अवस्था में क्या होता है? अधिगम में क्या आ जाता है? पठार आ जाता है। जैसे मान लो ये तो है समय, ये क्या है? समय मतलब टाइम। और ये क्या है? अधिगम की मात्रा। अधिगम की क्या है? मात्रा। तो ये वाली तो अधिगम की मात्रा है। तो ऐसे चलेगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये ऐसा सीधा चलता जाएगा। तो ये जो आया, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अधिगम का पठार। तो अधिगम के पठार के बारे में बताने वाले कौन थे? ऑर्थर बिल थे। कौन थे? ऑर्थर बिल। तो इसके बाद आगे, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वक्र होते हैं। सरल वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सरल वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो इन वक्रों के बारे में जानते हैं कि ये वक्र कौन कौन से होते हैं। तो सरल रेखीय वक्र, कौन सा वक्र? सरल रेखीय वक्र, या निष्पादन वक्र, या समान उपलब्धि वक्र। इसमें क्या होती है? उपलब्धि क्या होती है? समान होती है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के द्वारा समान समय में क्या होती है? समान समय में समान मात्रा में अधिगम की मात्रा क्या होती है? समान होती है। इधर तो क्या हो गया कि ये अधिगम की मात्रा है और ये समय है। तो बालक के द्वारा मान लो जैसे 2 घंटे में कितने चैप्टर पढ़ता है? 2 चैप्टर पढ़ता है। 2 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ता है, यानी कि अधिगम की मात्रा भी समान और टाइम भी समान। तो ये क्या हो गया? सीधा वक्र बनेगा। इधर से ये
इधर से ये, इधर से ये, तो ये क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसको बोल देंगे हम सरल रेखीय वक्र। कौन सा वक्र बोल देंगे, सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या होती है, अधिगम की मात्रा और समय दोनों क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है। इसके बाद अगला वक्र है हमारा उन्नतोदर वक्र। कौन सा वक्र, उन्नतोदर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र, या इसको बोलते हैं ऋणात्मक वक्र। कौन सा वक्र, ऋणात्मक वक्र। तो इसमें क्या होती है, जो अधिगम की मात्रा होती है वो प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र। प्रारंभ में क्या होती है, अधिगम की मात्रा जो होती है वो प्रारंभ में तीव्र होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे हम कोई नई किताब लाते हैं, क्या लाते हैं, कोई नई किताब लाते हैं, तो उसको हम पहले 2 या 3 दिन तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम, पहले तो हम पढ़ते थे 4 घंटे, उसके बाद 3 घंटे, उसके बाद 2 घंटे, उसके बाद 1 घंटा पढ़ने लग जाते। तो ये क्या हो गया, इसकी शुरुआत में तो बहुत स्पीड थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे कम, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम होती गई। तो पहले तो क्या थी, उन्नति, उसके बाद क्या होगी, नत्य यानी कि कमी हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, उन्नतोदर वक्र। कौन सा वक्र, उन्नतोदर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र। और इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक वक्र या उत्तल वक्र। इसमें क्या होगा, इसमें शुरुआत में अधिगम की मात्रा अधिक रहती है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अधिगम की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। इसके बाद अगला जो वक्र है नतोदर वक्र। कौन सा वक्र, नतोदर वक्र या घटता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र। कौन सा वक्र, धनात्मक वक्र या सकारा। इसमें क्या होता है, जो अधिगम की मात्रा और अधिगम का जो समय होता है, तो इसमें प्रारंभ में क्या होता है, समय अधिक लगता है। क्या लगता है, प्रारंभ में समय अधिक लगता है, और प्रारंभ में समय अधिक लगता है और बाद में और मात्रा कम होती है। तो प्रारंभ में धीरे धीरे पड़ेगा और बाद में इसकी गति बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, इसकी गति बढ़ती जाएगी। जो अधिगम की मात्रा होती है वो बढ़ती जाएगी और समय कम होता जाएगा। तो प्रारंभ में तो क्या होगा, प्रारंभ में तो क्या होगी, मात्रा कम होगी और समय अधिक लेगा, और बाद में जैसे जैसे समय बढ़ेगा मात्रा बढ़ती जाएगी। पहले तो बच्चा 1 घंटे में केवल आधा अध्याय पढ़ता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1 घंटे में कितना पढ़ने लगा, 2 अध्याय पढ़ने लग गया। तो शुरुआत तो धीमी गति से होती है और बाद में क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कौन सा वक्र हो गया हमारा, नतोदर वक्र या घटता हुआ वक्र। इसके बाद जो अंतिम वक्र आता है वो होता है मिश्रित वक्र। इसमें अधिगम की मात्रा कभी तो बढ़ेगी और कभी घटेगी। तो कभी तो बढ़ेगी कभी घटेगी। तो ये इस आकार का होता है, इसलिए इसे एस टाइप कर्व बोलते हैं। इसको सांप की तरह ये घटता बढ़ता चलता रहता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार वक्र भी बोलते हैं। तो ये थे अधिगम के वक्र, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो अधिगम के जो प्राथमिक नियम थे वो किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। उसमें कौन कौन से नियम आते हैं, कौन सा शामिल नहीं है। तो 3 तो अधिगम के प्राथमिक नियम है और एक क्या होगा, या तो प्राथमिक नियम नहीं होगा या क्या होगा, गौण नियम होगा। तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जो प्राथमिक नियमों में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक का जो पहला नियम था अधिगम का, वो क्या था, तत्परता का नियम। आप किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए जितने तत्पर होगे उसको उतना ही जल्दी सीख लोगे। उसके बाद था अभ्यास का नियम। अगर आपने कोई विषय वस्तु सीख ली है तो अगर आप उसका बार बार अभ्यास करोगे तो उसका क्या होगा, वह स्थायी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने जो सीखा उसका
अगर आप उससे संतुष्ट हो, अगर आपने जो सीखा अगर आप उससे संतुष्ट हो तो आप उससे दोबारा करने की कोशिश करोगे, दोबारा सीखने की कोशिश करोगे। तो ये क्या हो गया, प्रभाव हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रभाव का नियम बोलेंगे। तो थॉर्नडाइक के 3 नियम हो गए कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तो ये तीनों तो कौन थे, ये तीनों नियम थे थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम थे। लेकिन जो ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ये अधिगम का कौन सा नियम है, ये अधिगम का गौण नियम है। क्या है, अधिगम का गौण नियम है। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक नियम कितने दिए थे, 3 तो मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम थे। प्राथमिक नियमों में कौन सा आता है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। तो ये किसके अनुकूलन पर बल देता है, तर्क के अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर, या चिंतन के अनुकूलन पर, या अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था, तो ये था हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत था। तो ये किस पर देगा, किसके अनुकूलन पर बल देगा, तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देगा। किसके अनुकूलन पर बल देगा, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देगा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा 1904 में दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत को समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था, इसमें पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। जो प्राचीन अनुबंधन था, ये क्या था, पावलोव का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत था। जो अभी हमने ये पिछला वाला था, तो ये क्या था, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद चिन्ह अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, तो इनमें से कौन सा क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था स्किनर ने। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो स्किनर ने दिया था। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन इसका दूसरा नाम है। और इसके जो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम था, पहली बात तो ये किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी इसे बोलते हैं। साधनात्मक सिद्धांत, आरएस थ्योरी, यानी कि आरएस थ्योरी, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और यांत्रिक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यह बात 100% सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यह भी सही है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ये तो अधिगम की क्या है, परिभाषा ही है। तो ये तो गलत नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, अधिगम की क्या है, ये परिभाषा है। अधिगम क्या है, अधिगम
अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो ये अधिगम के बारे में, ये अधिगम की क्या है, एक विशेषता है। इसको हम अधिगम की परिभाषा भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही क्या हैं, सही हैं। इसके बाद हमारा बचा क्या, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। क्या आप किस बच्चे ने कितना अधिगम किया, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।